वर्षों की चर्चा है कि एक तो आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है और एक तरफ मोदी जी के 75 ईयर्स हो रहे हैं, इधर मोहन भागवत जी के हो रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये आंकड़े चर्चा में है। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होना अपने आप में क्या उपलब्धि है? समाज जीवन का एक संगठित स्वरूप सामने आना चाहिए, यानी देश हित का एम लेकर के लंबे समय तक संगठन चलाना ये हेतु नहीं है, इसलिए 100 साल। तो आरएसएस के बारे में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य क्या था स्थापना के समय में? समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। अर्थ रूप में अभी आजकल एक बड़ी चर्चा है कि अकबर को लेकर के, अकबर महान की नहीं महान, उसके खुद के दरबार के जो लोग थे उन सब चीजों से प्रमाणित तो भारत का इतिहास कहता है कि अकबर महान तो नहीं था। दलित संगठन कई बार कहते हैं कि आरएसएस में अभी तक भी पूरी तरीके से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। जिनको लगाना है आरोप, कोई प्रमाण है कि संघ में क्या क्या किया? संघ का शुरुआती उद्देश्यों में एक ये भी था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र तो ये है, इस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है और इसी के आधार पर इसको जानते मानते हैं। कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो जिन्होंने ये विषय खड़ा किया, अभी भी संघ को हमेशा दिक्कत रहती है कि जो देश का इतिहास है वो सही से लिखा नहीं गया है। तो इतिहास को दोबारा कैसे लिखा जा सकता है, इस पे क्या राय है आपकी? जैसे जमीन में से जब तक चेतना आती है, टीनेज में आते आते लगता नहीं कि मैं सही जगह पे हूँ, या कुछ डाउट आया कभी? जब मार्ग सच्चा हो, हिंदू का तात्पर्य क्या है, धर्म का तात्पर्य क्या है, संस्कृति का तात्पर्य क्या है और मजहब का तात्पर्य क्या है। हम हिंदू जब मजहब मान करके चलते हैं तो फिर हमारे साथ समस्या होती है। तो इस बार 2 वर्षों की चर्चा है कि एक तो आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है और एक तरफ मोदी जी के 75 ईयर्स हो रहे हैं, इधर मोहन भागवत जी के हो रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये आंकड़े चर्चा में है। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होना अपने आप में क्या उपलब्धि है, क्या फीलिंग है आपकी? आरएसएस की उपलब्धि तो नहीं, लेकिन उपलब्धि समाज जीवन को संघ के कारण से या संघ के इस भाव में समाज जीवन का एक संगठित स्वरूप सामने आना चाहिए, यानी देश हित का एम लेकर के लंबे समय तक संगठन चलाना ये हेतु नहीं है, इसलिए 100 साल सेलिब्रेशन का टॉपिक नहीं है। अच्छा, आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी मोहन भागवत जी की कि कोई अगर संघ से जुड़ता है तो वो ये सोच के ना जुड़े कि उसको क्या मिलेगा, उल्टा उसके पास से कुछ जाएगा ही मिलना। तो स्वयं का निर्माण ना करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। तो आपका क्या मोटिवेशन था जब आप संघ से जुड़े थे शुरुआत? संघ में शाखा में आना संघ की कार्य पद्धति है, यानी फर्स्ट मोटिवेशन ऐसा नहीं होता आइए खेलेंगे, अच्छा शाखा चलेंगे। अच्छा, और बाल आयु से शाखाओं का एक हरी भरी शाखाएं, आप कभी भी मैदान पे निकल के देखेंगे तो जो शाम को चलने वाली शाखाएं, खूब सारे विद्यार्थी आते रहते हैं। वो सारे विद्यार्थी इसी भाव से आनंद आ रहा है, साथ में टोली है। अब वो जो सामूहिकता, उस सामूहिकता में संस्कार भाव के कार्यक्रम हो, ये व्यवस्था संघ देता है। तो मुख्य शिक्षा कार्यवाह नाम का एक इकाई होती है। अब वो कोई एक आने वाले स्वयंसेवकों को अलग से कोई पदवी वाले लोग हैं, कोई आकर के हमको खिला रहे हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई हमको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करके उन्हीं में से एक व्यवस्था जनरेट हो जाती है। सब समान आयु के हैं, वही खेल रहे हैं, एक व्यवस्था दी, उनको बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। तो मुख्य शिक्षक कार्यवाह उनको गण शिक्षक के माध्यम से शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कराते हैं, अच्छी आदतें कैसे है ये करते हैं, इस फ्लो में चलते जाते हैं। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता कि मुझे ये करना है, टारगेट लेकर के आरएसएस में नहीं आते। फिर वहां से आपका इंटरेस्ट बनते गया, जो भी संघ के कार्य थे आप या जब हम एक व्यवस्था में रहते हैं तो फिर वो व्यवस्था के अनुसार अपना स्वभाव और बनता जाता है, उत्सुकता, जिज्ञासा, अच्छा काम है, लोगों को देखते हैं, निकटतम आइडियल होते हैं अपने, तो उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। अच्छा, तो आप विद्यार्थी जीवन में जुड़ गए थे। हाँ। तो उसके बाद में जब तक चेतना आती है, टीनेज में आते आते लगता नहीं कि मैं सही जगह पे हूँ, या कुछ डाउट आया कभी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब मार्ग सच्चा हो तो फिर डाउट का कोई कारण नहीं बनता है। नहीं, आसपास और यदि स्वभाव और मार्ग वो दोनों अगर सूट न करे तो उस मार्ग पे हो ही नहीं सकते आप। सही बात है, पर आसपास वाले लोग बोलते होंगे भाई यार आप पैंट पहन के कहाँ क्या? उनके बोलने में हमारा खुद का तो अनुभव है ना। वो तो बोल रहे हैं, अनुमान से बोल रहे हैं, अगर संघ में आते तो नहीं बोलते। और हमारे साथ तो हमारा अनुभव जुड़ा हुआ है। और काम क्या करना होता था? किसी को कन्विंस करना होता था? नहीं,
खुद शाखा जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को साथ ले गए, आओ खेलेंगे साथ। अच्छा, सहज मानसिकता है ना कि एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए और आने चाहिए, शाखा में खूब आना चाहिए। नई भर्ती भी करते थे, औपचारिक रूप से नई भर्ती भी होती है। अच्छा। एक होता है उत्सव, रक्षाबंधन कार्यक्रम कहते हैं उसको। वो जो रक्षाबंधन कार्यक्रम है उसको अधिकतम उपस्थिति दिवस, तो अधिकतम का मतलब सभी मिलकर के अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएंगे। तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन सा स्कूल है, हमारे पास पड़ोस की गली में कौन कौन रहते हैं, कौन किसका मित्र है, कौन किसका कजन है, तो ऐसा संपर्क करके उनको लेके आता है। तो आरएसएस के बारे में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य क्या था स्थापना के समय में? तो मूल अगर संघ की स्थापना को यदि समझा जाए कि भाई संघ क्यों स्थापित हुआ, तो संघ की प्रार्थना की लास्ट के अंदर जो आता है, तो बाल स्वयंसेवकों के लिए या विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए तो है कि प्रार्थना में हम बोलते हैं भारत माता की जय। ठीक है। तो भारत माता की जय के लिए। दूसरा संघ का लक्ष्य है समझने के लिए है, तो वो कहते हैं परम वै भवन नेतु में तत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिष्याते भृशम। अर्थ रूप में अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए मैं संघ के स्वयंसेवक रूप में काम कर रहा हूं। अभी वो परम वैभव, तो अपने देश का अपना एक इतिहास है, अपने देश की एक समृद्ध संस्कृति है। तो स्व के उस बोध के साथ जैसा भारतवर्ष का इतिहास और भारतवर्ष के विश्व को देन है, भारतवर्ष का वही स्थान आज भी होना चाहिए। ठीक बात है। पर 1925 में जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे संगठन वैसे भी थे। आरएसएस की स्थापना क्यों करनी पड़ी, मेरा पूछने का मतलब ये था। हाँ, तो डॉक्टर जी की आयु उस समय 36 वर्ष थी, संघ के जो संस्थापक थे। और ये उन्होंने सब इतने सारे संगठन और चल रहे हैं तो हमको भी एक संगठन बनाना है, इसके लिए नहीं बना। उनके अनुभव खूब रहे हैं, अनेक स्थानों पर उन्होंने अनुभव लिए, हर प्रकार के कामों में सहभागी रहे। इसके बाद में लगा कि हमको एक लंबे समय की एक व्यवस्था, क्योंकि समाज जीवन के लिए 100 साल का कालखंड भी कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए समाज जीवन की इस व्यवस्था के लिए कोई ना कोई एक स्वरूप हमको लाना पड़ेगा। अभी वो संगठन ही बनाएंगे, उसका ये सारा नाम होगा, उसकी ये कोई क्रिया विधि होगी, ये नहीं। एक व्यवस्था बनाने का मन में संकल्प आया और कहा कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य आरंभ कर रहे हैं। इवन आप विश्वास करें कि संघ बनने के बाद संघ का नाम तय हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले उद्देश्य तय थे, काम किस दिशा में हमको करना है, क्या करना है, ये स्पष्ट था। अच्छा। बाकी फिर धीमे धीमे उसकी व्यवस्थाएं बनती चली गई, तो नाम भी बाद में तय हुआ। मैंने कहीं पढ़ा था कि 12 लोगों से उन्होंने शुरुआत करी। 18 लोग थे। 18 लोगों से। हाँ, उनकी सूची लगी हुई है। डॉक्टर जी का जो जन्म स्थान है, उनका जो घर है, परंपरागत घर जो है, वहां पर वो लगी हुई है एक सूची के भाई उस दिन कौन कौन थे, स्मारक बना हुआ है। हाँ, तो उस टाइम पे साथ ही साथ में ये फ्रीडम फाइटिंग वाला भी काम चल रहा था। तो साथ में तो आरएसएस पे कई बार ऐसे बोला जाता है कि योगदान था या ना था, ये भी एक डिबेटेबल है अपने आप में। तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं इसमें यदि ये कहा जाए तो वैसे अब ये चर्चा बची नहीं है, क्योंकि जैसे ये विषय आया तो उस कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो जिन्होंने ये विषय खड़ा किया, समाज ने ही जवाब देना भी शुरू किया और ऐसे ऐसे तथ्य निकाल करके लाएगा। अब तो अभिलेखागार में भी है। तो अभिलेखागार में प्रमाणित है कि डॉक्टर जी को 2 बार कारावास की सजा हुई है। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मैं एक छोटे से तर्क समझने के लिए, डॉक्टर जी का जन्म हुआ 1889 में। एक 7 साल की आयु के अंदर स्कूल के अंदर उनको खाने के लिए मिठाई मिलती। मिठाई इस बात की थी कि अंग्रेजी महारानी जो है उसके राज्यारोहण के कुछ वर्ष हुए था, तो उसकी प्रसन्नता के अंदर उसकी जो बरसी थी उसके ऊपर वो दिए गए। तो वो 7 साल की आयु का व्यक्ति, बालक जो फेंक देता है, नहीं अपने नहीं है। एक 10-1 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ मिलकर के लगता है कि यार ये किले के ऊपर क्या लगा हुआ है। समझ में आया कि ये तो अपना झंडा नहीं है, ये तो विदेशियों का है, यूनियन जैक था। अपन सब मिल करके सुरंग खोदते हैं शिवाजी की तरह। तो मिल करके करने लगे। अब वो बाल जो मन के अंदर आवेग था वो था। स्कूल में पढ़ते समय
और जब अंग्रेज निरीक्षक आता है तो अपनी कक्षा के साथ योजना मिला करके वंदे मातरम का उद्घोष कर लेते हैं, स्कूल से निकाल दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए कहीं और एडमिशन नहीं मिलता। बाद में जब कलकत्ता का चयन करते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां गए। क्यों किया? क्योंकि उस समय कलकत्ता जो था क्रांतिकारियों का गढ़ था, वहां वो रहे। बाद में कांग्रेस में आकर के भी काम किया। पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को लाने के लिए जितने पापड़ बेलने चाहिए वो सब उन्होंने किया। वो महर्षि अरविंद से संपर्क करने से लेकर के बाकी अन्य नेताओं से संपर्क करके कि ये प्रस्ताव आना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया। संघ की स्थापना होने के बाद भी संघ में जो प्रतिज्ञा होती थी, उस प्रतिज्ञा के अंदर जो जो कार्यकर्ता बन जाते थे, एक स्टेप पर, एक लेवल पर आने के बाद में प्रतिज्ञा होती थी, उसमें कहा था मैं भारत को स्वाधीन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। अभी भी संघ को हमेशा दिक्कत रहती है कि जो देश का इतिहास है वो सही से लिखा नहीं गया है, तो इतिहास को दोबारा कैसे लिखा जा सकता है, इस पे क्या राय है आपकी? इतिहास जो होता है ना, वो जैसे जमीन में से अंकुरण प्रस्फुटित होता है, वैसे कहीं भी दबाइए वो असल तो सामने आएगा। अभी आजकल एक बड़ी चर्चा है कि अकबर को लेकर के, अकबर महान की नहीं महान। एक वो पत्रकार महोदय है बीच में निकल करके कहते हैं नहीं नहीं उसने जजिया हटाया था। लेकिन खुद अकबर के समय के उसके खुद के दरबार के जो लोग थे उनके द्वारा जो लिखी गई उन सब चीजों से प्रमाणित तो भारत का इतिहास कहता है कि अकबर महान तो नहीं था। कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि उसको महान भी कहा जा रहा है और उसके कहे हुए सारे जो कृत्य हैं वो भी सामने हैं। तो कंक्लूजन निकालने में प्रॉब्लम है। इतिहास में दिक्कत नहीं है, इतिहास की किन चीजों को सामने ला करके क्या क्या उपमाएं दी गई, आज शोध हो रहे हैं उस विषय पर, लोग नई नई चीजें निकाल करके ला रहे हैं, समाज अपने आप को पढ़ रहा है, अपने आप को समझ रहा है, अपने आप को जान रहा है। मैंने देखा था कि एक तो महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी युद्ध और स्थानीय गौरव, इन चीजों के बारे में बात होती रहती है कि इसको जैसे लिखा जाना चाहिए था वैसे नहीं लिखा गया है, अकबर को जिताया गया है, तो उसमें क्या हित था उनका? हित अहित के स्थान पर वास्तविक तथ्य, इसमें हित अहित के स्थान पर, उस स्थान पर वास्तव में क्या हुआ, ये लिखने वालों का कह रहा हूं मैं कि जिन्होंने जिताया है उनका क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा था, किसी को क्या फायदा हो रहा था? नहीं, फायदा देश की व्यवस्थाओं को या देश के गौरव के विषयों को समाज के सामने लाकर के समाज को गौरव अनुभव नहीं हो, ये प्रयास करने वाले जो विचारधारा विशेष के लोग रहते हैं, जिनका विचार देश के विचार से मेल नहीं खाता, तो ये उनके प्रयास रहे। बहुत सारे आरोप हमेशा समय समय पर लगे रहे थे, पर दलित आरोप के साथ साथ खूबियां भी है, खूबियों पर भी आएंगे। दलित संगठन कई बार कहते हैं कि आरएसएस में अभी तक भी पूरी तरीके से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आरएसएस का उद्देश्य यह था कि कास्टिज्म को खत्म करना था, कि उससे परे होकर काम करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी इसको हटाना और उसको बनाना, इसके स्थान पर अपने आप को पहचानना, इस पर जोर दिया है। और हमारी सबकी जो सांस्कृतिक पहचान है, वो जो अपने को एकता के, सांस्कृतिक एकता के सूत्र में जोड़ता है, जिसको हम सनातन कहते हैं या आज हम हिंदुत्व के नाम से जानते हैं, तो उस हिंदू पहचान के नाम पर क्या समस्त हिंदुओं को संगठित करेंगे। अच्छा, जिनको लगाना है आरोप, कोई प्रमाण है कि संघ में क्या क्या किया है? संघ में तो हर कोई बिना जाति के, बिना अपनी पहचान के, बिना ऊंचा, बिना नीचे, बिना ग्रामीण, बिना शहरी, बिना पढ़ा लिखा, बिना अनपढ़, ऐसी किसी भी प्रकार की अपनी इस पहचान को, वो है तो भी सभी संघ में समाहित है। अच्छा, तो ये जो मनुवादियों का संगठन है, ये जो बात कही जाती है सही नहीं है, ये उनका अपनी मीमांसा है और वो जबरन मीमांसा है, उसका कोई प्रमाण दे देते। तो संघ का शुरुआती उद्देश्यों में एक ये भी था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र तो ये है, वो डॉक्टर जी के समय कहा था एक सभा के अंदर, वक्ता कहता है, संघ की पुस्तकों में कई जगह मिलेगा, तो वो कहते हैं, बोले कौन मूर्ख है कि भाई जो ये कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? तो बोले मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर जी ने कहा है तो होगा ही।
तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है और इसी के आधार पर इसको जानते मानते हैं। तो इसलिए बनाना है तो इसमें क्या है, ये हिंदू राष्ट्र ही है। पर इस हिंदू राष्ट्र का मतलब अपना किसी एक धर्म का धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने में भूमिका निभाना ये भी था क्या? यही बार बार समझ में आने की बात है। हिंदू जो है, हिंदू का तात्पर्य क्या है, धर्म का तात्पर्य क्या है, संस्कृति का तात्पर्य क्या है और मजहब का तात्पर्य क्या है। हम हिंदू जब मजहब मान करके चलते हैं तो फिर हमारे साथ समस्या होती है। हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू उपासना पद्धति नहीं है। हिंदू तो एक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का संचय है जो पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम मान करके चलता है, जो धर्म की बात करता है, अधर्म की नहीं। तो उस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम और ईसाइयों के साथ भेदभाव होना चाहिए। संघ उपासना के आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव का या अंतर रखने का कभी भी पक्षधर नहीं है और न संघ में ऐसा होता। इस देश में भी ऐसा नहीं है, हिंदू का मूल स्वभाव ही नहीं है और उन्हीं हिंदुओं का संगठन संघ कर रहा है। अच्छा। तो ये तो स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन पे आना चाहूंगा कि प्रांत प्रचार प्रमुख की भूमिका क्या होती है संघ में? व्यक्तिगत तो नहीं है, ये तो व्यक्तिगत दायित्व है मेरा, संगठन की ओर से दिया हुआ जो दायित्व है। प्रचार प्रमुख रूप में, जो प्रचारक के रूप में मुझे जो करना होता है, तो मेरे साथ दो शब्द जुड़ गए, तो प्रचारक भी और प्रचार प्रमुख। प्रचार प्रमुख तो प्रचारक तो एक जीवन शैली है। संघ में एक 3,500 से अधिक लोग इस प्रकार के हैं जो घर बार छोड़ करके अविवाहित रह करके पूर्णकालिक रूप में काम करते हैं। तो वो संघ की योजना से संघ के लिए काम करते हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जब तक है तब तक वो प्रचारक है। उन्हें काम संगठन देगा, स्थान उनका संगठन तय करेगा। तो मेरा स्थान अभी जोधपुर तय है और मेरा काम अभी प्रचार का तय है। अच्छा। तो बाकी कैटेगरी जो है हमारी, श्रेणी जिसको कहते हैं, वो प्रचारक श्रेणी है। अच्छा। तो मैं प्रचारक श्रेणी में आता हूँ और प्रचार के लिए काम करना ये मेरे को संगठन का वर्तमान में दायित्व है। और काम क्या क्या रहता है उसमें? प्रचार के नाते से संघ की एक है कि भाई न्यूनतम जानकारी संघ की, न्यूनतम, क्योंकि प्रचार से संघ का काम वो बढ़ता नहीं आज के भौतिक युग में और इस सूचना प्रसारण वाले इस, या यूं कह दीजिए मीडिया युग में, संघ के कार्यक्रमों की जानकारी न्यूनतम। अच्छा। संघ के विचारों की, कि संघ का विचार क्या है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, तो राष्ट्रीय विमर्श क्या है, तो भारत का जो विमर्श है उसकी आधारित संरचना प्रचार की, वो करना मेरे जिम्मे है। क्योंकि समाज जीवन के हर क्षेत्र से नमस्ते रखते हैं, तो प्रचार प्रमुख होने के नाते से मीडिया के लोगों से नमस्ते रखना वो मेरे जिम्मे का भी काम है। अच्छा। तो आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में अभी भी युवा शाखाओं में अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बढ़िया रुचि रखते हैं? बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से। अभी जॉइन आरएसएस हमारा एक ऐसे युवा जो तकनीक पर ज्यादा समय बिताते हैं उनके लिए भी एक विकल्प तो है ही, या जिसको मैदान के ऊपर शाखा ग्रामीण क्षेत्र में होने के नाते से या जीवन शैली ऐसी रहने के नाते से कि भाई सुबह उठे ही नहीं तो मालूम नहीं शाखा लगती है क्या, तो उनके लिए एक विकल्प भी है। जॉइन आरएसएस नाम का एक विकल्प है। कोई डिजिटल शाखा नहीं, डिजिटल शाखा का कोई डिजिटल स्वरूप नहीं है, शाखा तो मैदान पे ही होगी। तो जॉइन आरएसएस में क्या होता है? जॉइन आरएसएस में ये है कि जिसको संघ नहीं दिखा है, संघ को उसने मीडिया के माध्यम से देखा है या डिजिटल उसमें देखा है, उसके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि मुझे भी संघ में जाना है, तो फिर वो जॉइन आरएसएस के माध्यम से अपनी जानकारी हमसे शेयर करता है। हम स्थानीय शाखा से उसको जोड़ने की व्यवस्था करते हैं, संपर्क की व्यवस्था ले लेते हैं। तो संघ के बारे में एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि संघ ने ऐसे ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट या ऐसा लिखित में दिया था कि संघ और राजनीति का कभी कनेक्शन नहीं रहेगा, ऐसा कुछ था? हाँ, ये आज से नहीं है, ये बहुत आरंभ से है। क्योंकि यदि संघ को राजनीति करनी होती तो स्वाधीनता के पश्चात पर्याप्त अवसर थे और बहुत बड़ी संख्या उस समय संघ अखिल भारतीय स्वरूप में हो चुका था, तो संघ चाहता तो राजनीतिक रूप में आ सकता था ना। और हाँ, 51 में
जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तो जब उन्होंने स्थापना की तो इस राष्ट्रीय कार्य को बता करके जम्मू कश्मीर वाले विषय पर वो अलग हुए थे, और जब उन्होंने देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देशभक्ति इस विषय को लेकर के शुरू किया, तो हर अच्छे काम को संघ का समर्थन है। लेकिन यदि संघ को राजनीति करनी होती तो उस समय का अवसर था, बहुत समुचित अवसर था। लेकिन संघ ने तय कि अपना जो मार्ग है, वो जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो लक्ष्य राजनीति के मार्ग से ही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, राजनीति ही समाज परिवर्तन का आधार है, ये इस देश की दृष्टि नहीं है, समाज की दृष्टि नहीं है, और संघ की दृष्टि भी नहीं। तो संघ की जितनी भी संस्थाएं हैं, हाँ, वो आती तो संघ के अंतर्गत ही है। तो उसमें बीजेपी भी तो एक संघ का ही हिस्सा है। नहीं, संघ का हिस्सा नहीं है। स्वयंसेवक समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो इस दृष्टि से उधर भी काम करते हैं। और केवल भाजपा में ही संघ के स्वयंसेवक को जाना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या ऐसी कोई सूचना नहीं होती है। हाँ, विचार जहां मिलता है उस नाते से जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों का कभी विचार नहीं भी मिलता, अन्य संगठनों में भी जाते हैं। नहीं, पर बीजेपी ऑफिशियल पार्ट है कि नहीं है आरएसएस नहीं, का? ऑफिशियल सभी संगठन स्वतंत्र है। नहीं, जिस तरीके से चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी जितने भी है, हमारा विचार समन्वय है। अच्छा, संगठन सबके अलग अलग है, साथ चलते हैं एक विचार को लेकर के, एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। आप मतलब कहना चाहते हैं कि चुनाव में आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं? विचार के लिए काम करते हैं। अच्छा, मतलब संघ बीजेपी को सर्वत्र विचार के लिए। अच्छा, तो फिर भाजपा में जो आपका संगठन महामंत्री का पद होता है, हाँ, वो आरएसएस का कैसे होता है फिर? केवल भाजपा में नहीं होता, कांग्रेस में तो नहीं होता? मांग वो सरसंघ चालक जी ने कहा हुआ है कि उन्होंने मांगा नहीं है, मांगेंगे तो विचार करेंगे। और खाली भाजपा में नहीं, सेवा क्षेत्र में भी देते हैं। विद्या भारती मांगती है शिक्षा के क्षेत्र के लिए, उसमें भी देते हैं। विद्यार्थी क्षेत्र के लिए कभी विद्यार्थी परिषद मांगता है तो उसमें भी देते हैं। तो जिनको आवश्यकता होती है, संघ मैंने बताया ना, हर अच्छे काम को, समाज जीवन में होने वाले प्रत्येक अच्छे काम को संघ का समर्थन, सहयोग, कार्यकर्ता रूप में, स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, तो उसके लिए संघ देता है। आज भी स्थानीय स्तर पर जैसे किसी भी मंदिर में है या किसी सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में है, किसी हिंदू समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में वहां के लोगों को इच्छा होती है, अपेक्षा लगती है कि ये कार्यक्रम बड़ा है, थोड़ा कैसे होगा, संघ के लोग, योजक लोग होते हैं, हमको संपर्क करना चाहिए, वो संपर्क करते हैं। वहां का कार्यकर्ता अपनी समय उपलब्धता और अपनी कार्यकर्ता उपलब्धता के अनुसार उनको सहयोग करता है। तो ऐसा ही इन संगठनों के संदर्भ में भी है। और इतना ही नहीं, इन संगठनों के इतर भी स्वयंसेवक जुड़ते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, पुरी के अंदर रथ यात्रा निकलती है, और उस रथ यात्रा के, अब ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो पिछले 2-5 सालों में आपने देखा भी होगा, गणवेश में स्वयंसेवक समाज के उस मेले की कोई न्योता देने नहीं आता। होता है तो स्थानीय जिला कार्यालय करता होगा अपेक्षा, जिलाधीश कार्यालय, तो वहां कुछ स्वयंसेवक जो हैं वो गणवेश पहन करके उपस्थित भी रहते हैं, व्यवस्था में सहयोग करते हैं। एम्बुलेंस निकालते समय के कुछ वीडियो वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो इसलिए हर अच्छे काम को संघ का सहयोग है। ठीक बात है, पर ये जो संगठन महामंत्री वाला है, इसका मेरे को प्रॉपर जवाब नहीं मिला कि ये इतना पावरफुल पद होता है। पावरफुल पद कोई सा भी ऐसा कम पावरफुल होता है, ये पावरफुल अधिक होता है, ऐसा न होकर के संगठन का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संगठन के साथ, संगठन के उद्देश्यों के साथ समरस होकर के कैसे काम करना, इसकी व्यवस्था चूंकि संघ की शाखा से निकल करके जाते हैं, उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को यदि बताया है तो गए हैं, और जिस दिन वहां से काम पूरा हुआ, कार्य बदल गया, क्योंकि प्रचारक संघ की है, संघ तय करेगा उसके लिए। तो संघ संभव है कि जैसे आज मेरे जिम्मे प्रचार है, कल को हो सकता है कि मैं सेवा के क्षेत्र में दिया जाऊं, कल को हो सकता है मुझे बौद्धिक विभाग दिया जाए। तो ऐसे ही काम बदल जाता है, व्यक्ति जो है वो काम के अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं बदलती रहती है, तो देते हैं। तो जो संगठन मंत्री है उसको उस संगठन में, उस संगठन की रीति नीति के अनुसार काम करना, तो
तो राजनीतिक क्षेत्र में दिया है तो वहां के लिए, वनवासी कल्याण परिषद के लिए दिया है तो वनवासी क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसके लिए काम करना है। तो जैसे जो जिला प्रचारक होते हैं, जितने भी प्रचारक होते हैं, तो उनका मतलब जो भी बेसिक नीड्स होती है वो कहाँ से पूरी होती है? चाहे खाना पीना, रहना, आना जाना, ये सैलरी तो कुछ होती नहीं है, तो किस तरीके से निर्वहन होता है सारा? जो प्रचारक है उसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा 3 शर्तें होती है। घर छोड़ना है, अविवाहित है, और संगठन उसके लिए काम और स्थान वो संगठन तय करेगा, निर्णय संगठन का है। और लाखों लाख की संख्या में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक और शहरी क्षेत्र में तो वो स्वयंसेवकों की एक बड़ी संख्या है। पिछले 100 साल का इतिहास भी है। प्रारंभ काल से ही वो जो प्रचारक है वो स्वयंसेवकों के साथ आत्मीयता और उनके परिवार के हिस्सा तक रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए प्रचारक व्यवस्था में भोजन वो प्रतिदिन अलग अलग कार्यकर्ता घरों में, और कार्यकर्ता उसकी चिंता करते हैं, वो तय करते हैं। तो उनका जिस स्थान पर प्रवास होता है उस स्थान पर वहां के कार्यकर्ता के किसी एक कार्यकर्ता के घर में भोजन, ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं, किसी स्थान पर गए हैं जहाँ कार्यालय नहीं है तो उस स्थान पर रात्रि विश्राम भी किसी एक कार्यकर्ता के घर पे व्यवस्था होती है, उसमें करते हैं। तो आप प्रचारक रहे हैं? हाँ, प्रचारक हूँ ना। तो कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती होगी कि खाने को भी नहीं मिलता होगा कई बार ऐसे, या हमेशा नेटवर्क आपका रहता है कि? बहुत प्रारंभ काल में संघ को यदि देखेंगे तो कैसे अति से अति सामान्य, आज भी संघ कार्यालय को देखिए तो संघ कार्यालय एक सामान्य जीवन जीने वाला जैसा गृहस्थ परिवार होता है उसी प्रकार का संघ कार्यालय होता है आज भी। अच्छा। मितव्ययिता और कितना किस चीज का उपयोग करना, मितव्ययिता हर विषय के अंदर। हम जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में भी हमको क्या करना, किस माध्यम से यात्रा करना, वाहन का, कौन से वाहन का कितना उपयोग करना। संघ के नगर प्रचारक आज भी कोई महानगरीय क्षेत्र को छोड़ दें तो आज भी उनके पास कहीं साइकिल है। अच्छा। या कहीं पर पैदल घूमते हैं। तहसील प्रचारक, खंड प्रचारक हैं, वो बस से आते जाते हैं। दुपहिया वाहन की अगर संगठन ने वहां व्यवस्था दी है काम की मात्रा को देख करके तो वो उसका उपयोग करेंगे। तो मितव्ययिता पूर्वक जीना, न्यूनतम आवश्यकता है वो संगठन में पूरी होती है। संघ को संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं, इसलिए परिवार निवास और वहां पर भोजन इत्यादि, उनकी वस्त्र या जिसको कहिए तो योगक्षेम की जितनी चिंता करना है वो कार्यकर्ता कर लेते हैं। फिर भी न्यूनतम आने जाने, प्रवास व्यय इत्यादि की व्यवस्था संगठन की रचना में होती है। अच्छा। इस मितव्ययिता पूर्ण तरीके से होती है। निवास संघ कार्यालय पर रहता है। अच्छा, तो कुछ फंड्स आते हैं ऊपर से भी इन छोटे मोटे? संघ में फंड नहीं होते, संघ को संघ का संसद चलाता है। अच्छा। वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा होती है, तो गुरु दक्षिणा के अंदर जो स्वयंसेवकों का समर्पण होता है उसी से संघ चलता है। अच्छा, तो प्रचारक सिर्फ पुरुष ही बन सकते हैं या महिलाएं भी बन सकते हैं? संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो पुरुषों के लिए है। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा ही? हाँ, शाखा पर जो है वो पुरुष आते हैं, उसमें महिलाएं नहीं होती। क्या कारण है? लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग समानांतर व्यवस्था है। सेविका समिति नाम का संगठन वो काम करता है, तो वो पूरा महिलाओं के लिए, उनकी व्यवस्था महिलाओं की और महिलाओं का ही संगठन है। तो संघ की शाखा पर जो है वो पुरुष होते हैं। हाँ, लेकिन एक पारिवारिक स्वरूप जरूर रहता है कि जैसे जब हम किसी स्वयंसेवक के घर में संपर्क करते हैं, एक कार्यकर्ता दूसरे घर में जाता है तो केवल कार्यकर्ता से संपर्क नहीं होता, सहज वहाँ के उसके माताजी पिताजी हैं, उसके बहन जी हैं, उसके भैया हैं, तो उनसे सहजता से संपर्क संवाद रहता है। ऐसे अनेक घरों में संघ के कार्यकर्ता इतना आत्मीय वातावरण पा करके तो वो पूरे के पूरे 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी का इतिहास हो गया है संघ में। अविवाहित रहना, और इससे फायदा क्या होता है कि पूरे टाइम काम कर सके? एक अपने स्वयंसेवकत्व में इस स्तर पर पहुंचते हैं कि अब लगता है कि ये काम जीवन में सबसे अनिवार्य है मेरे लिए, वो प्रचारक निकलते हैं। पारिवारिक आवश्यकता
पूर्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में रह करके काम करने वाले लाखों लोगों के बीच में कहीं एक विद्यार्थी को लगता है कि मेरे जीवन की ध्येय दिशा यह है, कार्य पद्धति का जानकार बनता है, धीमे धीमे उस काम को करके अनुभव केवल आदर्श के आधार पर नहीं, केवल मनो आवेग के आधार पर नहीं, तो एक काम का एक अनुभव भी उसके साथ होता है। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी कुछ रहता है कि किसको प्रचारक चुना जाएगा? नहीं, चुना जाना और नहीं चुना जाना ऐसा नहीं होकर के वो समर्पण की इच्छा जब अतीव होती है, जब तीव्र इच्छा होती है, उसमें से ये निकलता है कि मुझे भी समय देना है। बात है। एक मुद्दा है LGBTQ, जो एक अपने आप में कम्युनिटी सा बिल्ड हो गया है, जिसमें आपको पता है ये क्या चीज़ है? पहले RSS ने समलैंगिकता को अप्राकृतिक बताया था, किसी का बयान था, और बाद में कुछ बयान बदले। अभी स्पष्ट नहीं है कि इस वाले में RSS का रुख कौन सी तरफ है। सरकारेवा जी का इसके ऊपर पर्याप्त समय पहले स्टेटमेंट आया हुआ है। किनका? सरकारेवा है, दत्ता जी। तो दत्तात्रेय ओसवाल जी ने इसके ऊपर कहा है कि ये हिंदुत्व जो है सबको समाहित करके रखता है। तो समाज में पुराने समय से जो चीजें रही है, प्राकृतिक अप्राकृतिक जो भी है, लेकिन परंतु हमारे समाज का हिस्सा है, तो हमारे समाज में ऐसे लोग रहे हैं, और रहे हैं तो नैतिक अनैतिक इन विषयों से अलग रहते हैं, रहे हैं। लेकिन इसमें से ये जो आंदोलन करके इस प्रकार का ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। सब एक अपन अभी रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें आपको जल्दी जल्दी आंसर देने होंगे बिना सोचे, मतलब बहुत कम सोचे, माइक्रो सेकंड्स में आंसर करना है। कि सबसे पहली शाखा कब और कहाँ लगी थी? सबसे पहले 1925 के अंदर संघ की जो स्थापना हुई, तो ऐसा बताते हैं मोहिते का बाड़ा नागपुर में, ये संघ की पहली शाखा। ठीक है। RSS में सबसे बड़ी ताकत क्या है, अनुशासन या संख्या? संघ की सबसे पहली आवश्यकता वो अनुशासन है। ठीक है। क्या RSS का ड्रेस कोड अब भी खाकी निकर में याद आता है ऐसे आपको? नहीं, ऐसा कोई खाकी निकर याद आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि संघ का गणवेश तो समय समय पे बदलता रहा है। वैचारिक अधिष्ठान वो तय है, बाकी चीजें तो बाहरी भौतिक चीजें वो समय के साथ साथ आती और जाती रहेंगी। ठीक बात है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो पहला बदलाव क्या होगा? भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। ठीक है। एक शब्द में बताइए, लव जिहाद आपके लिए क्या है? लव जिहाद एक षड्यंत्र है इस देश के अंदर, योजना पूर्वक करके, और देश के पारिवारिक व्यवस्था को अपमानित करने, स्त्री जो वर्ग है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को अपमानित करके समाज को लांछित करने का प्रयास है। ठीक बात है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता जिसे आप RSS में देखना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कांग्रेस के भी सभी लोग जो हिंदू हैं वो सभी स्वागत है, सभी आते रहे हैं और आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। क्या आप मॉब लिंचिंग शब्द को मीडिया का जाल मानते हैं? निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग जैसी कोई चीज इस देश के अंदर सेलेक्टिव अगर उससे देखी गई है दृष्टि से, तो निश्चित रूप से ये मीडिया का मायाजाल है, क्योंकि ऐसे अनेक स्थान पर है जिस अपराध को भी मॉब लिंचिंग बताया गया और उसको भी लांछित करने के प्रयास किए गए, और जबकि दूसरी तरफ एक सामुदायिक प्रेरणा से, एक मजहबी भाव से इकट्ठे होकर के और कईयों के हत्याएं हुई है, नृशंस हत्याएं हुई है, उसको भी छुपा लिया गया। अच्छा, कोई एक बात जो आप मुस्लिम समाज के बारे में सराहते हैं, अप्रिशिएट करने वाली? समाज तो सब एक ही है, बस इतना ही है कि जो हमारे आइकॉन होने चाहिए, वो आइकॉन जिनको होना चाहिए वो आइकॉन नहीं बन पाए। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो आइकॉन है क्या? तो ये एक विचार का प्रश्न है। भारत को खतरा किससे, अंदर से या बाहर से? भारत को तो खतरा दोनों तरफ से ही है। एक फिल्म या वेब सीरीज जो आपको RSS पर बनानी हो तो उसका नाम क्या रखेंगे? संघ के ऊपर ऐसी कोई वेब सीरीज बनने जा रही है या बनेगी, ऐसा कोई कारण भी नहीं है। हाँ, अगर कोई देखने वाले जिसने देखा है उसको यदि प्रस्तुति करनी है, वो अपने अनुभव को डालना है तो वो चाहे डाले, लेकिन संघ कोई बनाने वाला है ऐसा नहीं है। ठीक बात है। अगला जो सवाल है उसमें सिर्फ हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या RSS के पास कोई गुप्त रणनीति है जो आम जनता को पता नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अगर कोई आरएसएस की आलोचना करता है तो क्या उसे दुश्मन मानते हैं या बिल्कुल नहीं। ठीक बात है। हिंदू धर्म धर्म है या जीवन पद्धति? ये धर्मयुक्त जीवन पद्धति है। क्या आरएसएस के स्वयंसेवक नेटफ्लिक्स देखते हैं? संघ के स्वयंसेवकों को नेटफ्लिक्स नहीं देखने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक बात है। आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा झूठ क्या फैलाया गया है? कि संघ किसी के विरोध में खड़ा हुआ संगठन है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहना अच्छा लगता है या टेंशन होती है? संघ को न अच्छा लगता क्योंकि प्रसिद्धि परांग मुक्ता ये संघ की दृष्टि है। अच्छा। और इसके लिए कोई प्लान करना होता है ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि संघ का काम अपने आप में बड़ा आइकॉन है। आरएसएस को लोग संघी बोलते हैं, ये गाली है या पहचान? जिन्होंने देखा दृष्टिकोण अपना अपना, तो संघ, संघी, निक्कर वाले, शाखा वाले, ऐसे अनेक प्रकार की उपमाएं दी है, अपने अपने इस अनुसार दी है उपमाएं। क्या आपको लगता है कि भारत में विपक्ष खत्म हो गया है? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पक्ष और विपक्ष दोनों को मिला करके चलती है, तो संवैधानिक लोकतंत्र भारत में है। एक किताब जो हर स्वयंसेवक को पढ़नी चाहिए? संघ के अंदर हर व्यक्ति को जो पढ़ना चाहिए तो वो निकटतम आदर्श उस रूप में डॉक्टर जी पर है, तो डॉक्टर हेडगेवार को सबको पढ़ना चाहिए। ठीक बात है। मंदिर, मस्जिद या लाइब्रेरी सबसे पहले क्या बनना चाहिए? सबका अपना अलग अलग आवश्यकता उपयोग है, इसलिए कोई किसी एक पर अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। ठीक बात है। और संघ की कोई ऐसी बात जो आप खुद बदलना चाहते हैं? संघ में बदलने लायक वो समय समय पर जो जो रहा है उसका अनुभव लेते हैं और बदल देते हैं, इसलिए कोई एक बात बदलनी है या कोई एक बात एक्सेप्ट करनी है ऐसा है नहीं। नित्य नूतन चिर पुरातन है, इसलिए हम अनुभव लेते हैं, योजना बनाते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, उसके अनुसार उसमें जितना आवश्यक है उतना परिवर्तन अथवा समावेश दोनों करते हैं। क्या आरएसएस की शाखा में मुस्लिम आ सकते हैं? संघ की शाखा पर बिल्कुल मुस्लिम आने के नहीं आना है ऐसी सूचना नहीं है। संघ हिंदुओं के लिए संगठन है, इस संस्कृति के साथ अगर वो अपना जुड़ाव अनुभव करता है आ सकता है। क्या आप मानते हैं कि भारत में हिंदू खतरे में है? भारत में हिंदू खतरे में जिन षड्यंत्रों को देख करके उन षड्यंत्रों की विभत्सता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है, या उनका समाज की ओर से सुप्तावस्था देखने के लिए जो एक ऐसा वर्ग है जिसके मन में इन खतरों को भांपने की अधिक आ जाती है, तो उन्होंने इसकी उपमा दी है। वैसे भारत का हिंदू जो है वो ही भारत को सुरक्षित करेगा, वो स्वयं भी अपने आप में सुरक्षित रहने में समर्थ है, उसके लिए प्रयासरत है। क्या आरएसएस और बीजेपी में इस समय कोई मनमुटाव है? संघ का मनमुटाव किसी से भी नहीं है और संघ किसी को भी अपने से अलग मान करके चलता नहीं है। ठीक बात। एक अंतिम सवाल है, क्या आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरा होने पर कुछ बड़ा प्लान है? संघ का बड़ा प्लान संगठन रूप में नहीं है, लेकिन संघ का प्लान है कि अपना जो उद्देश्य प्राप्ति है उस दिशा में कार्य विस्तार करके और अपने अभिष्ट को प्राप्त करे। ये संघ इसके लिए प्लान करता है, उसके लिए कुछ कार्यक्रमों को सोचा हुआ है, उन कार्यक्रमों का एक विश्लेषण वो मीडिया में आ चुका है, तो इसलिए वो समाज के बीच में भी अब आ चुका है। पंच परिवर्तन की एक अवधारणा वो समाज के बीच में व्यवहार के लिए रखी है। तो पंकज जी, अभी जो विवाद चल रहा है मराठी भाषा बनाम अन्य भाषाओं का, जिसमें राजस्थान से गए हुए लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और मन से इसको राजनीतिक मुद्दे के रूप में काफ़ी मुखर होके बात कर रहा है, तो आपके क्या विचार है इस मसले पे? इतना ही है कि भाषाएं जो है वो सभी अनुसूची में वर्णित है, ये संवैधानिक विषय है और हमारे देश का जो सब कुछ है वो हमारा है, इसलिए हम जिन जिन चीज़ों का अनुभव ले रहे हैं वो अनुभव लेना ही चाहिए और जिस स्थान पर ले रहे हैं लेना ही चाहिए। राजस्थान तो उसका जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान के जितने लोग जिन जिन स्थानों पर गए हैं, कर्नाटक में गए, मैं खुद व्यक्तिशः ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक 7 महीने 8 महीने में वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ऐसा नहीं है, वो व्यापार करने गए, बहुत बढ़िया मारवाड़ी बोलते हैं, बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, बहुत बढ़िया कन्नड़ बोलना शुरू हो गए। तो हम जिस स्थान पर गए उसको बहुत आत्मीयता के साथ उस स्थान को स्वीकार करें, उस स्थान, वो भी अपनी ही भाषा है, उसको सीखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य भाषा नहीं आने के ऊपर और गैर कानूनी जैसे तरीके हैं वो तो क्यों होने चाहिए इस देश में?
आखिर कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था की कसावट रहे इस विषय के अंदर। हाँ, जानने वालों को भी स्वीकार करना चाहिए, यदि उधर का व्यक्ति इधर आता है, हम बहुत सहजता से पंजाबी गाने स्वीकार करते हैं ना, और देश भर के अंदर चलते हैं। बहुत सहजता से हम अन्य भाषा में बोलने का प्रयास, जैसे राजस्थान के पास में गुजरात है, तो गुजराती बोलने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अगर गुजराती है तो कोशिश करते हैं, बल्कि इसको क्या कहते हैं जिज्ञासा पूर्वक जानते हैं। तो उसको विवाद न मान करके, सभी भाषाएं अपनी है, लेकिन गैरकानूनी तरीके जो किए जा रहे हैं वो तो निश्चित रूप से अस्वीकार है। तो पॉडकास्ट अपना काफी लंबा होता गया है धीरे धीरे। तो एक बार तो इसको रोकते हैं, 2-4 महीने बाद जब भी समय मिले अपन इसका एक और सेशन करेंगे। बिल्कुल, और नए मुद्दे और चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बैठकर। बाकी आपका क्या अनुभव रहा बता सकते हैं आप कैमरे पे। नहीं, अच्छा अनुभव है। बातें सहजता से बातें चल रही है, बातें सहजता से चलती रहे, ये कोई औपचारिक स्वरूप न होकर के अनौपचारिक स्वरूप के अंदर। सही बात है। और स्पष्टता इन्हीं से ही आनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा है तो संग जैसा है वैसा ही सामने प्रस्तुत होगा। सही बात है। तो दोस्तों, एक बार इस पॉडकास्ट का अंत हम यहीं पे कर रहे हैं। नए पॉडकास्ट में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तो ये हमारे लिए एक मेंबरशिप है। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।